नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेखा गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम एस्ट्रो ग्रंथ। इस कार्यक्रम का नाम एस्ट्रो ग्रंथ इसलिए है क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग भाग और इससे जुड़े जो हिस्से हैं उनकी बात की जाती है। जैसे न्यूमरोलॉजी की बात की जाती है, टैरो कार्ड रीडिंग की बात की जाती है, वैदिक ज्योतिष की बात की जाती है, लाल किताब की बात की जाती है। इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने नाम दिया है एस्ट्रो ग्रंथ, जहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हर जानकारी दी जा रही है, हर समाधान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं हमारे आज के विषय की। हमारा आज का विषय है भाग्य और वास्तु। भाग्य आपको आज हम बताएंगे कि असल में भाग्य क्या होता है, और वास्तु के बारे में आपको बताएंगे कि वास्तु आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है। और ये तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य गुरमीत सिंह जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार मित्रों। आप सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आप जानना चाहते हैं भाग्य उदय के बारे में, या फिर आप जानना चाहते हैं वास्तु के बारे में, या फिर आप ज्योतिष से संबंधित उपायों के माध्यम से अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और अगले 30 मिनट तक यानी पूरे आधे घंटे तक आचार्य जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप अपना कॉल कर सकते हैं। इस दौरान आचार्य जी, भाग्य की बात यदि की जाए, क्योंकि हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भाग्य और वास्तु जी। लेकिन पहले आपसे जानना चाहूंगी कि भाग्य क्या है असल में। हम लोग कोई भी बात होती है भाग्य को दोष दे देते हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ, हमारा भाग्य वैसा है इसलिए वजह से ऐसा हुआ, जबकि किसी को पता ही नहीं भाग्य का मतलब क्या है। सबसे पहले तो भाग्य की परिभाषा को समझें हम कि भाग्य है क्या। हमने अपने पहले कुछ एपिसोड्स में अपने कर्मा थ्योरी की बात करी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप जब इंसान पैदा होता है अपने साथ वो संचित कर्म लेके पैदा होता है। तो जो संचित कर्म के हिसाब से उसको कर्मों का फल मिलना है, उसी फल को हम भाग्य की उसमें परिभाषा में उसको हम उतारते हैं। अगर किसी कर्मों का फल इंसान को, मनुष्य को अच्छा मिल रहा है तो वो कह देता जी मेरा भाग्य है, जबकि वो भाग्य भी कर्म फल ही है। और किसी इंसान को अगर बुरा फल मिल रहा है तो भी कह देता कि मेरा भाग्य बुरा है, जबकि वो भी कर्म फल ही होते हैं। तो बेसिकली भाग्य क्या है? भाग्य हमारे जो संचित कर्म है उसी की परिभाषा ही भाग्य है। तो जो हमारे कर्म है, इससे पहले भी हम अपने कई एपिसोड्स में कर्मा थेरेपी पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें आपने बताया था कि जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल मिलते हैं, चाहे वो हमारे किसी भी जन्म के कर्म रहे हो। और आपने एक उदाहरण भी दिया था भीष्म पितामह का। तो कर्म अच्छे होने चाहिए तो आपका भाग्य 100% अच्छा होगा। अब आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाग्य उदय कैसे किया जाए। क्या हम ज्योतिष के उपायों के माध्यम से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं? देखिए जी, भाग्य को मेरे हिसाब से मेरा जितना ज्ञान है, भाग्य को अगर हम बदलना चाहते हैं तो उसके केवल और केवल दो ही तरीके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भक्ति की, तो अगर इंसान भक्ति में इतनी शक्ति है कि इंसान का कुछ भी भाग्य में लिखा हो, कुछ भी फल भुगत रहा हो, उसको पूरी तरह से बदल सकने की क्षमता भक्ति में होती है। क्योंकि भक्ति का मार्ग जो है सीधा प्रभु से जुड़ा हुआ है, वो प्रभु के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और दूसरा तरीका जो है भाग्य को बदलने का, वो है कर्म। जैसे हमने पहले भी बात करी, कर्म फल की बात करी। अगर हम कर्म अच्छे करते हैं, हमको उसका अच्छा फल मिलना ही मिलना है, वही हमारा भाग्य बन जाना है। अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो हम उसका फल भी हमें भुगतना है, वो भी हमारा भाग्य ही है। भाग्य अच्छा बुरा दोनों तरह का हो सकता है, लेकिन अगर हमको भाग्य को बदलना है तो हमको भक्ति भी करनी है और कर्म भी अच्छे ही करने पड़ेंगे, तभी हमारा भाग्य बदल सकता है। जी आचार्य जी, यहाँ पर हम आगे प्रश्न करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। मीना भाटिया। मीना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली से। मीना जी, आप अपना प्रश्न कीजिए, आपको आचार्य जी सुन रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में ना कलेश रहता है बड़ा। मैं बड़ी परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ, कैसे करूँ। अच्छा, तो आप थोड़ा समाधान बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप किसी भी अच्छे जानकार से अपने घर का वास्तु चेक करवाएं। कहीं हो ना हो आपके घर में वास्तु दोष जरूर मौजूद होगा, है ना? अच्छा। एक तो सबसे पहले तो ये काम कीजिए, लेकिन जब तक ये काम नहीं होता मैं आपको एक ऐसा टिप दे देता हूँ जिससे करने से, क्योंकि देखो हमारे घर में क्लेश क्यों होते हैं या परेशानियां क्यों आती हैं, क्योंकि हमारे घर की जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है ना? अच्छा। तो नेगेटिव एनर्जी हमारी कई वजह से हो सकती है। हम हाँ हमारे जी, हाँ अपने जी। कर्मों की वजह से भी हो सकती है, दूसरों कर्मों की वजह से भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे पे इफेक्ट आता है। तो हमारे घर की जो एनर्जी नेगेटिव जब हो जाएगी तो घर में किसी ना किसी तरीके की समस्याएं पैदा करेगी करेगी। तो उसको पॉजिटिव अच्छा। करने के लिए एक तो पहले तो वास्तु दोष का निवारण करना जरूरी है। दूसरा, आपके लिए ये टिप है कि आप अपने घर में डेली जब पोछा लगता है उसमें हाँ जी। सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक डाल के घर में पोछा कराएं, लगाएं। सेंधा दो नमक। सेंधा नमक डाल के घर में डेली पोछा लगना चाहिए। और संध्या के समय गूगल और हाँ जी। लोबान की धूप जो है आपको घर के अंदर उसका धुआं करना है। अच्छा। ठीक है? उससे क्या हाँ होगा जी। कि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी फिलहाल जो आपके ऑलरेडी उसमें जमा हो चुकी है ना, उसको वो बाहर निकालेगा। जब घर में नेगेटिव अच्छा। एनर्जी बाहर जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो अपने आप ऐसे माहौल बनेंगे कि घर में क्लेश खत्म होंगे और आपके घर में खुशहाली आएगी। बिल्कुल। और मीना जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर इनके घर में जो इन्होंने बताया कि लड़ाई झगड़े चलते हैं, समस्याएं कहीं ना कहीं जी आती जी रहती जी। हैं, तो वो दूर हो जाएंगी। आप ये जी जी उपाय जी। जरूर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप भी वास्तु रिलेटेड समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि घर में नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा हो गई हैं और आप उनको पॉजिटिविटी में बदलना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी आपकी समस्याओं का समाधान आपको निश्चित तौर पर बताएंगे, तो आप कॉल कीजिए। इसके साथ ही जो हमारे इंटरनेशनल दर्शक हैं जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो इन्हीं नंबर्स पर व्हाट्सएप करके वो अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं और उसका उपाय भी जान सकते हैं। कॉल भी कर सकते हैं हमारे अन्य दर्शक जो कि जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में, तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। आचार्य जी, अब हम आते हैं वास्तु पर। जी जी। मेरे को भाग्य से रिलेटेड भी कई चीजें आपसे पूछनी है, लेकिन मैं पहले आपसे थोड़ा सा वास्तु के जी बारे जी, में जानना जरूर चाहूंगी, जरूर। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो वास्तु के बारे में अभी आपसे जी, पूछा भी उन्होंने। जरूर जरूर। तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वास्तु और ज्योतिष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग है, या इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, वास्तु भी जो है वो ज्योतिष का ही एक अंग है। आ, आज के ज़माने में हम देखें तो वास्तु का प्रचलन इतना नहीं है जितना कि प्राचीन ज़माने में होता था। प्राचीन समय में जो हम राजा महाराजाओं के महल बनते थे या ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मंदिर बना करते थे, तो ये सारी की सारी जो भी उनकी जो आर्किटेक्ट होता था वो वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता था। आज भी आप देखेंगे तो हर जगह पे किसी पुराने अगर आप इमारत में जाएं तो आपको वास्तु फ्रेंडली उसमें बहुत चीज़ें आपको नजर आएंगी जो कि वास्तु फ्रेंडली है। वास्तु के अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, सब के सब वास्तु के अकॉर्डिंगली ही बने होती हैं। तो ये सीधे तौर पर एक ज्योतिष का अंग है वास्तु, और हम ज्योतिष को वास्तु को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष आपस में एक दूसरे के पूरक है। मतलब ये कहा जा सकता है जी कि वास्तु और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के पूरक है, जी जी जी। क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो ग्रहों से और दिशाओं से जुड़ा जी हुआ है, और बिल्कुल दोनों में ही बिल्कुल ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो आप सभी दर्शक जो वास्तु से रिलेटेड कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक ऐसा प्रश्न जो कि अब एक कॉमन बात हो गई है। बात यह है कि आजकल हम जो अपने घर बनवाते हैं तो कोशिश करते हैं कि जो हमारे बेडरूम्स हैं उनमें अटैच्ड वॉशरूम होने चाहिए। हम्म। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस प्रचलन में क्या कुछ कमी है? क्या वास्तु के आधार पर ये सही है या गलत? देखिए, आज की
समय में हम लोगों के पास में ज़मीन की बहुत कमी है। प्राचीन समय में या अगर हम अपने बाप दादाओं के समय को देखें तो उनके घर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। अब हम लोगों के लिए जगह कम हो चुकी है, हम लोगों के पास उतनी जगह नहीं बची है, जगह इतनी महंगी हो चुकी है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमको उतने कम जगह में ही हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। तो पहले प्राचीन समय में या हमारे बाप दादा के समय में क्या होता था, अगर हम बात कर रहे हैं बाथरूम की, अटैच बाथरूम की, अगर क्योंकि हम टॉपिक हमने पकड़ा है, आपका प्रश्न है, तो जो बाथरूम होते थे या टॉयलेट होते थे वो कभी भी कमरे के साथ में अटैच या कमरे के अंदर नहीं हुआ करते थे। इवन शायद घर में भी नहीं हुआ जी करते थे, जी उन्हें जी जी बाहर जी गार्डन जी जी वगैरह में जी नहीं बनवाते थे। वो क्या, उसका इसके पीछे एक वास्तु का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि घर की क्योंकि जो अगर टॉयलेट है ना, उसमें अगर आप टॉयलेट यूज करते हैं तो उसमें नेगेटिविटी पैदा होती है और आप नहीं चाहते कि घर में आपके नेगेटिविटी पैदा हो। तो क्या करते थे पुराने लोग, क्या करते थे कि जब भी टॉयलेट को या बाथरूम को अपने घर के वो बाहर बनाते थे, या तो अगर घर के बाहर जगह है तो ठीक है, तो कमरों के बाहर बरामदे में कहीं जगह देख करके उसको बनाते थे जिससे कि कमरे का बेडरूम का अटैचमेंट नहीं होता था। पर आज की डेट में वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े हैं, उसके ऊपर 3-3 कमरे, 4-4 कमरे, 2-2 कमरे बनाने हैं, इतनी जगह ही नहीं है कि अलग से उसका हम बाथरूम उसको बना सकें। तो आज के समय के अनुसार एक ये मजबूरी बन गई है कि हमको बाथरूम अपने कमरे के साथ अटैच करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए आज के प्रचलन की, तो जो कमरे हैं उनके साथ में वॉशरूम होना अब बहुत कंपल्सरी कर दिया गया है। हालांकि अगर वास्तु के आधार पर देखा जाए तो ये सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या वास्तु से इसको ठीक किया जा सकता है? जी देखिए, मैंने अभी आपको वही बताया है कि हमारी आज के समय की मजबूरी है कि हमको बाथरूम अपने बेडरूम के साथ में अटैच बनाने ही पड़ते हैं। जब हमारे को एक चीज़ पता है कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी हमारी मजबूरी की वजह से हमको अपने जीवन में शामिल करना है, तो क्यों ना हम उसको पहले ही इसी तरह से उसको हम शामिल करें अपने जीवन में कि उसका असर हमारे पर मिनिमम से मिनिमम आए, है ना? तो उसके लिए क्या है कि वास्तु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेडरूम के साथ में अगर हम बाथरूम बनाते हैं, तो बाथरूम कौन-सी दिशा में होनी चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, बाथरूम के अंदर लगे हुए जो भी हमारे हमारे जो भी अटैचमेंट्स हैं, वो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए और कितना बड़ा या कितना छोटा होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब बातें ध्यान रख के हम बाथरूम को बनाते हैं जो कि हमारे बेडरूम में अटैच है, तो उसका असर हमारे जीवन में बहुत ही कम आता है या ना के बराबर आता है, जिसकी जिसकी हमारे को बहुत सख्त ज़रूरत है। वास्तु करना कंपल्सरी है उसके लिए। तो अगर आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन करवा लिया है और आपकी मजबूरी बन गया है कि आपको बेडरूम के साथ वॉशरूम बनवाना ही पड़ेगा, तो आप कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कर सकते हैं, और ये उपाय जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, अब एक बार फिर से हम वापस आते हैं भाग्य के ऊपर। हम जी भाग्य की बात कर रहे थे जी आज। जी। तो अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अच्छे भाग्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छे भाग्य के लिए मैंने आपको अभी पहले बताया था कि सबसे पहले 2 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। वो है भक्ति और कर्म। आपको कर्म अच्छे करने हैं, आपको प्रभु के साथ जुड़ा रहना है, प्रभु की भक्ति करनी है। अगर आप तो भी आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर हम अपने जीवन में वास्तु को भी शामिल कर लें, तो क्या होगा, वास्तु की वजह से हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर जाएगी और हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि अगर हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी तो हमारा भाग्य तो बदलेगा ही ना। ये देखिए आप, जब पॉजिटिविटी आएगी, समस्याएं नहीं आएंगी, खुशहाली आएगी, तो खुशहाली आएगी तो इंसान कहेगा हाँ मेरा भाग्य अच्छा हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने कर्म भी कीजिए, आप भक्ति भी कीजिए, साथ साथ अपने भवन में जहां आप रहते हैं या अपनी दुकान पे या अपनी फैक्ट्री पे जहां आप काम करते हैं, जो भी आपका काम है, वहां पे वास्तु जरूर और जरूर करवाएं, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आए। खुशहाली आएगी तो आपका भाग्य चमकता हुआ नजर आएगा आपको। बिल्कुल, तो आप अपने घर में थोड़ी-सी सुख शांति लाएँ, और इसके लिए आपको थोड़ा-सा वास्तु को सुधारने की ज़रूरत होती है। कई बार हम ऐसे कलर्स का सिलेक्शन कर लेते हैं अपने घर में जो कि हमारी
कुंडली को या हमारे भाग्य को सूट नहीं करते हैं, या फिर हम कुछ जगहों पर जैसे कई बार हम गलत डायरेक्शन में मंदिर बनवा लेते हैं या फिर गलत डायरेक्शन में किचन बनवा लेते हैं, जो कि हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में आपको घर बनवाने से पहले थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है, और वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य के उदय का भी कारण बन सकते हैं। तो आप अपने घर को बनवाने से पहले वास्तु का ख्याल रखें, और वास्तु के साथ साथ ज्योतिष का समावेश भी जरूरी है। तो आप ज्योतिष और वास्तु के समावेश के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी खुद आपके घर का विजिट करते हैं और आपको वास्तु संबंधित जो भी रेमेडीज हैं, जो भी उपाय हैं, वो आपको बताते हैं, ताकि आपका भाग्योदय होने से कोई भी ना रोक सके और आपके जीवन में, आपके सपनों के महल में किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक पॉइंट ना आए वहां पर। आचार्य जी, लाल किताब की आज आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि आप उसके विशेषज्ञ हैं। लाल किताब और जो वैदिक ज्योतिष है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, जो लाल किताब है वो भी एक ज्योतिष का ही अंग है, उसको हम ज्योतिष से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो लाल किताब के और वैदिक ज्योतिष में थोड़े से भिन्न भिन्न होते हैं। अब वैदिक जब हम ज्योतिष करते हैं तो उसमें हम ग्रहों के साथ साथ राशियों का भी आकलन करते हैं, उसको राशियों को भी लेके चलते हैं, भावों को भी लेके चलते हैं, ग्रहों को भी लेके चलते हैं। लेकिन जब लाल किताब की बात आती है तो उसमें हम केवल और केवल काल पुरुष कुंडली पे काम करते हैं और हम उसमें राशियों को भुला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम लाल किताब से हम किसी भी प्रेडिक्शन को हम देखते हैं तो उसमें हम राशियों का उसमें कोई रोल नहीं होता है। हम केवल ग्रहों और भावों को देखते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, उनका संबंध देखते हैं, उनका दृष्टि संबंध देखते हैं, उनका युक्ति संबंध देखते हैं, और उसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उसके कॉम्बिनेशन की वजह से वो किस रिश्ते पर या किस चीज पर क्या असर दे रहे हैं, वो हम लाल किताब के माध्यम से हम देखते हैं। बेसिकली है वो भी ज्योतिष, काम उसका भी वही प्रेडिक्शन करना ही है, लेकिन उसका सिद्धांत अलग है वैदिक से। इस वजह से हम उसको बोल सकते हैं कि ये लाल किताब अलग है। दूसरा जो मेजर फर्क है वैदिक और लाल किताब ज्योतिष में, वो ये फर्क है कि वैदिक ज्योतिष जो है उसमें किसी टोटकों के लिए या उपाय के लिए कोई जगह नहीं है। वैदिक ज्योतिष क्या है, वो खाली मंत्रोच्चारण और दान दक्षिणा, ये दो चीजों को ही मान्यता देता है। वैदिक ज्योतिष कभी नहीं कहता है आपको कि आप ये उपाय करिए या ये उपाय करिए या कोई ये नग पहनिए या कोई ऐसा पत्थर धारण कीजिए। वैदिक ज्योतिष में सिवाय मंत्रोच्चारण के और दान दक्षिणा के कोई और उपाय है ही नहीं। अब जहां एक बात बताइए, जब बात आ जाती है बीमारी की, अगर आप एक किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको उसने बीमारी तो बता दी, लेकिन आपका उसके पास उसका इलाज नहीं है, तो आपके लिए वो डॉक्टर किस काम का है ना। तो आपको जहां पे इलाज की जरूरत पड़ती है वहां पे इलाज आपको चाहिए। इसीलिए जब जिस समय उपाय की जरूरत पड़ती है, अगर खाली प्रेडिक्शंस करनी है, आपके लाइफ के बारे में जानना है, तो आप खाली वैदिक के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर जहां पे आपको उपायों की जरूरत है, आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, आपको पता है कि हमारे को बगैर उपायों को रिलीफ नहीं मिलने वाला है, या मंत्रोच्चारण हम नहीं कर सकते हैं, या दान दक्षिणा दे के भी कुछ नहीं हो रहा है, तब उस केस में आप लाल किताब के उपायों के ऊपर आ जाते हैं। तो लाल किताब में क्या है, उपाय दे रखे हैं जो कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय हैं, जो कि आप अपने जीवन में आप अगर वो उपाय अपनाते हैं तो उन उपायों की वजह से आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो लाल किताब में और वैदिक ज्योतिष की अगर बात की जाए तो ये कुछ हल्के फुल्के डिफरेंट हैं, जो कि इन दोनों को अलग बनाते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो लाल किताब भी ज्योतिष का ही अंग है। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर हम इस कार्यक्रम में, जिसे हमने नाम दिया है एस्ट्रो ग्रंथ, आप देख सकते हैं कि जो जानकारियां यहाँ पर दी जा रही हैं, आपको ज्योतिष शास्त्र की संपूर्ण जानकारियां आपको दी जा रही हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने ज्योतिष ग्रंथ ले रखा है, और आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम ज्योतिष शास्त्रों की जानकारी भी देते हैं, जो कि इससे जुड़े हुए हैं। कुछ प्राचीन हैं, कुछ यूनानी हैं, कुछ अलग अलग कल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन है हिस्सा ज्योतिष का ही। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़े, आप भी आचार्य गुरमीत सिंह जी से जुड़े, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाई दे रहे हैं।
हमारे साथ यहाँ पर आचार्य जी एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर जी लेते जी हैं। जी जरूर जरूर। नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना। मैं विकास शर्मा बोल रहे हैं जी, विक्की पिंड तो जी बॉर्डर। जी विकास जी, आप अपना प्रश्न रखिए और पूछिए, क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप। मेरी कुड़ी है एक, पूरा ब्याह नहीं हो पा रहा है। 3-4 बार मैं कोशिश की है, कोई ना कोई गल हो जाती है, टूट जाती हो रही। अच्छा, हाँ जी। की उम्र होगी जी कुड़ी दी? कुड़ी की उम्र है 30 साल। 30 साल, हाँ जी। ठीक है, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਹਲੇ ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਸ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਾਸ ਲਗਾਓ, ਕੰਪਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਏ, ਉਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੂਗਾ? ਕੰਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਕੰਪਾਸ ਲਾ ਕੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਰਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਵਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ 100% ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਵਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, दोनों काम कर लेना एक बार। बिल्कुल जी, जरूर जरूर। ठीक है जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अपनी बेटी के वैवाहिक जीवन को लेकर, शादी को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, उसके रिश्ते को लेकर, ये उपाय जो आपको आचार्य जी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया है, आप इसको कीजिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन की समस्या दूर हो जाएगी। आचार्य जी, वास्तु से संबंधित आपने यहाँ पर उपाय दिया है, वास्तु से ही संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। जरूर जरूर। बहुत सारे लोग हमारे साथ कई बार जुड़ते हैं और आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप वास्तु से संबंधित प्रश्नों के जवाब देते हैं, तो उनका कहना होता है कि वो अपने मनपसंद घर खरीदते हैं, कई बार काफी अच्छा आलीशान उसको बनाते हैं, लेकिन वहां जाते ही, उसमें प्रवेश करते ही उनके जीवन में तमाम समस्याएं शुरू हो जाती हैं, वो खुशी नहीं मिल पाती। भाग्य से उनको वो घर मिला है, लेकिन वो भाग्य ही कहीं ना कहीं उजड़ जाता है। तो इस तरह की समस्या क्यों और कब आती है? देखिए, वास्तु अगर हम बात करें बेसिक शुरुआत की, जब हम किसी भी भवन का निर्माण हमें करना होता है, तो वास्तु की शुरुआत जब मिट्टी को खोदा जाता है, जमीन को खोदा जाता है, मिट्टी उसमें से निकाली जाती है, तो वहीं से वास्तु की शुरुआत हो जाती है। कि वो भी देखा, पहले जांच परख कर यही देखा जाता है कि वो जो भवन बन रहा है रहने के लिए बन रहा है या फिर किसी कमर्शियल काम के लिए बन रहा है। उसके अकॉर्डिंगली जो उस मिट्टी जो हम खोद के निकाला है, मिट्टी उसके लायक भी है कि नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, मिट्टी में जब हम खोदते हैं तो क्या निकल रहा है वो देखा जाता है, मिट्टी का रंग कैसा है, मिट्टी का टेस्ट कैसा है, वो भी देखा जाता है। उसके जब सब कुछ अनुकूल हो, तब उसके बाद भूमि पूजन किया जाता है। तो वास्तु का काम तो सबसे पहले शुरू होता है, और वो काम शुरू होने के बाद में जब उसका फिर नक्शा बनता है भवन का, वो नक्शे में कौन सी चीज किस दिशा में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी जब पूरा नक्शे में तय हो जाता है कि कौन सी चीज वास्तु के हिसाब से जरूरी है, वही बनाई जाती है, तो उसके बाद में जब भवन बनता है तो वास्तु अनुसार बनता है।
लेकिन जब किसी ने इंसान ने कोई भवन खरीदा, जो खुशी खुशी खरीदा, पैसा भी लगाया, लेकिन वहां जाके उसकी भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य बिगड़ गया उसकी वजह कहीं ना कहीं यही रही होगी कि उस भवन में कोई ना कोई वास्तु दोष रहा होगा जरूर, या होगा जरूर। सबसे पहले आप जाइए और वास्तु उस भवन का किसी अच्छे ज्योतिषी से वास्तु करवाइए। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह की समस्या से फेस कर रहे हैं, या आपके लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत चल रही है कि आपने नए घर में प्रवेश किया और तभी से आपके घर में दिक्कत परेशानी शुरू हो गई है, तो आप एक बार वास्तु विशेषज्ञ से जरूर सलाह मशवरा कर लें। और इसके लिए आचार्य गुरमीत सिंह जी से अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो आप चाहे तो आचार्य जी आपके घर में पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं और आपको वास्तु रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों। एस्ट्रो ग्रंथ आचार्य गुरमीत सिंह जी द्वारा जाने कुंडली मिलान, ज्योतिषीय भविष्यवाणी और उससे जुड़े समाधान, राशि ज्ञान, लाल किताब के समाधान, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमें अभी कॉल करें हमारे नंबर्स पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.acharyagurmeetsingh.com।